नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करूंगा मैं आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों की। जो लोग संघ को बहुत करीब से नहीं जानते हैं, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है, संघ काम कैसे करता है। संघ हमेशा कहता है कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सामाजिक संगठन है। तो फिर उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या नाता है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी पावर है जो संघ इस्तेमाल करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेशर में आ जाते हैं। और संघ कैसे कैसे राजनीति और कैसी सरकारें चलाता है, यह भी एक आम आदमी के मन में चर्चा का विषय रहता है। वो जानना चाहता है कि संघ की स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि संघ के और बीजेपी के रिश्ते क्या हैं। संघ मोदी जी को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, इस पर कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने। आज सुबह नागपुर में मेरे एक दो मित्र हैं, बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, और नागपुर के एक दो मेरे मित्र ऐसे हैं जो जिनकी संघ कार्यालय में बहुत अच्छी अप्रोच है, जो मोहन भागवत जी से भी मिलते रहते हैं। तो मैं कल से उनसे बात करके संघ को समझने की कोशिश कर रहा था कि इस दौर का संघ कैसा है। मैंने एक दौर का संघ देखा था जब वाजपेयी जी का जला था और संघ के उनके रिश्ते बनते बिगड़ रहे थे, तो मैंने संघ को बहुत करीब से देखा, उसके बाद भी देखा। लेकिन अब संघ क्या है, कैसा है, तो मैंने सोचा कि आज इस पे आप लोगों से चर्चा करता हूँ। बात तकरीबन 2-2.5 दशक पुरानी है। तब आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व में बैठे अधिकांश लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐतराज हुआ करता था। सब चाहते थे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा को पद से हटा दें। बहुत नाराज रहते थे लोग ब्रजेश मिश्रा से। संघ के लोग उनको फूटी आंख नहीं सुहाते थे। संघ के लोग वाजपेयी से खुले तौर पर यह बात कहते भी थे, लेकिन वाजपेयी गुस्सा होकर अपने ही इस्तीफे की बात करने लगते थे कि मेरा इस्तीफा ले लो, और मामला ठंडा हो जाता। लेकिन तब बड़ी बात यह थी कि संघ की कमान सरसंचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के हाथ में थी। आमतौर पे संघ का जो सर संचालक होता है, यानी क्लास 1 होता है, मतलब सबसे ऊंचा पद पर होता है, इसको सर संचालक कहते हैं। आमतौर पे वो ब्राह्मण होता है। पहली बार एक क्षत्रिय यानी रज्जू भैया के हाथ में कमान थी। रज्जू भैया की वाजपेयी के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री थी, इसलिए संघ के बाकी लोग इतने में ही खुश हो लेते थे कि वाजपेयी के सामने वह मुंह खोलकर कुछ भी कह देते हैं। भले ही वाजपेयी उसे मानते हो या ना मानते हो, लेकिन कहने का अधिकार था। दरअसल रज्जू भैया आरएसएस में होते हुए भी काफी हद तक सेकुलर विचारों के माने जाते थे। तभी उनके चंद्रशेखर, मुलायम सिंह, प्रकाश सिंह बादल, इन तमाम नेताओं से मधुर संबंध हुआ करते थे। सब रज्जू भैया की इज्जत भी किया करते थे। लेकिन फिर समय बदला और आरएसएस का निजाम भी बदला, पर वाजपेयी अब भी बने हुए थे। रज्जू भैया की जगह केसी सुदर्शन बिठा दिए गए। फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, ना संघ में और ना भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल हुआ यह कि 2002 में एक दिन सुदर्शन जी वाजपेयी जी के पास पहुंच गए और उनसे जो कहा उसे सुनकर वाजपेयी अवाक रह गए। मैं बताऊंगा, आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई आदमी प्रधानमंत्री से कैसे कह सकता है। सुदर्शन जी ने वाजपेयी जी को प्रस्ताव दिया कि आप राष्ट्रपति बन जाइए और आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दे दीजिए। सुदर्शन की बात सुनकर वाजपेयी जी हैरान हो गए। कई अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि सुदर्शन जी के प्रस्ताव से दुखी होकर वाजपेयी ने एनडीए संयोजक और पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे जॉर्ज फर्नांडिस और ब्रजेश मिश्रा से बात की। जानकर तो यहां तक दावा करते हैं कि वाजपेयी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन और अकाली नेता सुरजीत सिंह बरनाला से भी लंबी मंत्रणा की। सबने वाजपेयी जी से कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप रहिए और सब आपकी इज्जत करते हैं, आपको ही प्रधानमंत्री रहना है। और अंततः इन सब बातों के बाद आडवाणी जी की महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह गई। उल्टा वाजपेयी ने आरएसएस की पसंद के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की बजाय रक्षा वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब को रायसीना हिल भेजकर आरएसएस को नहले पर दहला दे दिया। और आरएसएस से भी जवाबी दांव चलते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की वाजपेयी की जिद को झटका दे दिया। कहा कि किसी कीमत पर मोदी नहीं हटाए जाएंगे।
और फिर इसके बाद वाजपेयी और संघ का विवाद बढ़ता चला गया और अंततः 2004 के लोकसभा चुनावों में संघ ने अपना हाथ खींच लिया और वाजपेयी जी को क्या हर्ष हुआ सबने देखा। वक्त बदला और बिल्कुल यही स्थिति, कुछ लोग तो कह रहे हैं इससे भी बुरी स्थिति आज के दौर में संघ और भाजपा नेतृत्व की हो गई है। नरेंद्र मोदी संघ से बड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह संघ की सुनते नहीं हैं और नतीजा ये होता है कि मोहन भागवत कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और कहते हैं कि बिना कांग्रेस के लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी बात को संघ के दुलारे नितिन गडकरी दोहराते हैं। उमा भारती नीतीश कुमार की हिम्मत की दाद देती हुई नजर आती हैं, तो वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ बनाने में दिलचस्पी ले रही होती हैं। ये सब संघ की लाइन के लोग हैं, लेकिन सवाल और विवाद दोनों इससे आगे का है। संघ को अब लग रहा है कि पानी उसके ऊपर से निकलने लगा है। अब संघ से सलाह लिए बिना मंत्री बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, यहां तक कि गुजरात में पूरे का पूरा मंत्रिमंडल ही घर बैठा दिया गया। कभी कल्पना नहीं की गई थी संघ ने कि उनसे पूछा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, सारे मंत्री बदल दिए जाएंगे, और गुजरात में यही हुआ। और अब हालत ये हो गई है कि सुधा यादव और इकबाल सिंह लालपुरा जैसे अनजान और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग पार्टी संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिए गए हैं और उनकी जगह नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और शहनवाज हुसैन को संसदीय बोर्ड से रुखसत कर दिया गया। गडकरी और शिवराज की रुखसती संघ के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी। इसके पहले नरेंद्र मोदी की जिद पर संघ के दुलारे संजय जोशी पहले ही किनारे लगाए जा चुके हैं, ठंडे बस्ते में डाले चल चुके हैं। सुशील मोदी, येदियुरप्पा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सरयू राय, नितिन पटेल, वसुंधरा राजे, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये तमाम ऐसे दर्जनों नाम हैं, इन सब को किनारे लगाया जा चुका है। इसलिए स्वाभाविक ही था कि संघ कब तक बर्दाश्त करता। नौबत तो यहां तक आ गई कि अब गैर संघ पृष्ठभूमि के लोगों को बड़े बड़े पद दिए जाने लगे। कांग्रेस से आए हेमंत विश्वशर्मा, जनता दल से आए आरएस और बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई को राज्यों की कमान सौंप दी गई, मुख्यमंत्री बना दिया गया। अजय मिश्रा टेनी और नित्यानंद राय जैसे दागदार छवि के लोगों को अमित शाह जी के अंडर में गृह राज्य मंत्री बना दिया गया और संघ मुंह देखता रह गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। लेकिन इन सब के बावजूद संघ खामोश अपनी चाल चलने का इंतजार कर रहा है। और अब जब कल से रायपुर में संघ के 36 आनुषंगिक संगठनों की संयुक्त बैठक शुरू हुई है, जिसमें जेपी नड्डा भी पहुंचे, तो स्वाभाविक है कि कई सवाल उठे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में मोहन भागवत भी हैं, तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल, दत्तात्रेय होसबोले जैसे बड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इस बैठक के बहुत महत्वपूर्ण होने का कारण यह भी है कि भाजपा में शिवराज और गडकरी की गद्दी बचेगी या नहीं बचेगी, यह सवाल भी यहीं तय होना है। इसलिए तय होना है कि मोदी शाह रायपुर के तेवर को महत्व देंगे या नजरअंदाज कर देंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी इस बैठक की समाप्ति तक तय हो जाना है। योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद में मोदी शाह को कामयाबी मिलेगी या संघ योगी को बचाकर ले जाएगा, इसका संकेत भी रायपुर से काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा। अब जरा पिछले दिनों के राज्यों के प्रभारी की सूची पर गौर करिए। अमित शाह जी के सबसे करीबी सुनील बंसल को ममता बनर्जी से लड़ने का असंभव टास्क देकर कोलकाता भेज दिया गया। वहीं एक दौर में यूपी के भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को रांची के हिल स्टेशन की हवा खाने तक सीमित कर दिया गया। महाराष्ट्र के विनोद तावड़े अब बिहार में नीतीश लालू की संयुक्त ताकत का मुकाबला करेंगे। साथ ही कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार माने जाने वाले ओम माथुर को रायपुर दौड़ा दिया गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पंजाब में भगवंत मान से लड़ने की राजनीति बनाएंगे। जी हाँ, ये नई भाजपा है जिसमें शरद पवार के बारामती का किला ढहाने की जिम्मेदारी कभी पंचायत चुनाव भी नहीं जीती निर्मला सीतारमण को दी जाती है और छिंदवाड़ा में कमलनाथ परिवार की 45 साल की वाशात को चुनौती देने के लिए बड़बोले गिरिराज सिंह को भेजा जा रहा है। रही बात केंद्र के किसी मंत्रालय के, यहाँ तो मंत्रियों को अपने ओएसडी चुनने तक अधिकार नहीं है। वे क्लर्क का भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर संघ की वे कैसे सुनेंगे जब उन्हें माटी का मूर्त बना दिया गया है। अब सब कुछ पीएमओ है।
और इस पीएमओ में क्या दिल्ली क्या नागपुर, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। शायद संघ इतना लाचार तो वाजपेयी के जमाने में भी नहीं हुआ। कम से कम वाजपेयी माने या ना माने, लेकिन संघ के लोग उनको सुना कर तो आ ही जाते थे, पर अब तो ना कोई सुनने के लिए है और ना कोई सुनाने के लिए। तो जाहिर है संघ भी अपनी बाजी का इंतजार कर रहा है। गुजरात में अगर संघ ने खेल कर दिया तो फिर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। संघ के इशारे पे गुजरात का चुनाव कहीं का कहीं पहुंच सकता है। याद कीजिए किस तरह रातों रात सारे मंत्री मुख्यमंत्री घर बिठा दिए गए थे। उसमें से बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने का इंतजाम मोदी और शाह की जोड़ी ने कर दिया है। अब जिनके टिकट कटेंगे वो क्या आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे, क्या कांग्रेस से लड़ेंगे, क्या निर्दलीय से लड़ेंगे, इस पर संघ की निगाह है। संघ खामोश रह गया या फिर उन बागी लोगों को कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दिया तो गुजरात में 30 सीटें ऐसी हैं जो कहीं का कहीं रिजल्ट बदल सकती है। इन हालातों में 2024 का इंतजार कीजिए। अमृत काल का अमृत संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को यदि नए सिरे से परिभाषित करना नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजनीति की ऐसी खबरें देखनी हो तो 4 PM को सब्सक्राइब करिए। यही चैनल है जो ना गोदी मीडिया था, ना है और ना होगा। शुक्रिया।